हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात कर लेते हैं कि एनवायरमेंटल कन्वेंशंस क्यों बनाए जाते हैं, ये होते क्या हैं। तो एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं ये, जिन्हें साइन किया जाता है बाई डिफरेंट कंट्रीज़ जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। क्यों इन्हें साइन किया जाता है? जाकि जो इकोलॉजिकल थ्रेट हो रहा है, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस होता है, उसे एड्रेस किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए एनवायरनमेंट को। तो इसलिए एनवायरमेंटल कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स आते हैं। तो काफ़ी सारे एनवायरमेंटल कन्वेंशंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रामसर कन्वेंशन है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट है, साइट्स कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम इन प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। पहले हम जो भी यहाँ पे रिपोर्ट होगा या फिर कन्वेंशन होगा उसके बारे में ब्रीफ में थ्योरी में बात करेंगे, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो ठीक इसी तरीके से कंप्लीट वीडियो आपका यहाँ पे रहेगा, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। तो पहले हम वीडियो को शुरू करके बात करेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार इसका फॉर्मेट दिखा देती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं रामसर कन्वेंशन, पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरीके से हम कवर करेंगे उसके। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्फ्रेंस, इसके फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ये जो कंप्लीट वीडियो है हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ऑल राइट, तो चलिए बात करते हैं पहले रामसर कन्वेंशन की। तो ये 1971 में आया था, है क्या, चलिए देखें इसके बारे में। द रामसर कन्वेंशन, it is an international treaty for the conservation and wise use of wetlands. It is known as the Convention on Wetland. तो wetlands के वाइज यूज़ के लिए ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। अब wetland क्या होता है? तो ऐसा कोई भी एरिया जो कि 8 मंथ्स तक पानी में यहाँ पे सबमर्ज्ड होता है, राइट, पानी में वो डूबा हुआ होता है वो पर्टिकुलर एरिया, तो उस एरिया को हम वेटलैंड कहते हैं, राइट। तो ऐसा कोई भी एरिया जो कि पानी में सैचुरेटेड है मोस्ट ऑफ द टाइम, उसे हम वेटलैंड कहते हैं, राइट। तो इसके लिए, इसके वाइज, इस वेटलैंड के वाइज यूज़ के लिए जो इंटरनेशनल ट्रीटी है ये रामसर कन्वेंशन है। और एग्जाम में फ्रेंड्स रामसर साइट्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एस्टैब्लिशमेंट। तो इसे साइन किया गया था Feb 2 1971 को रामसर शहर में, ठीक है, इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ा है। ईरान में एक शहर है रामसर, वहाँ पर इस ट्रीटी को साइन किया गया था Feb 2 1971 को। और ये ग्लोबली ये ट्रीटी जो है ना इफेक्टिव हुआ है फ्रॉम दिसंबर 21 1975। क्योंकि इसे Feb 2 को साइन किया गया, इसीलिए हर साल हम वर्ल्ड वेटलैंड डे Feb 2 को मनाते हैं। इंडिया ने इस ट्रीटी को कब साइन किया है? तो इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को साइन किया है Feb 1 1982 को। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन Feb 2 टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स के इंपॉर्टेंस को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो है ना हर साल Feb 2 को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। ऑल राइट, चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट। तो करेंटली इंडिया में जो है ना टोटल 100 रामसर साइट्स हैं। रिसेंटली एक नया रामसर साइट ऐड किया गया है जो कि है जयप्रकाश नारायण, मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, इसे सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बन गया है इंडिया का 100th रामसर साइट। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए। स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में 20 यहाँ पे वेटलैंड्स या फिर रामसर साइट्स हैं। सेकेंड पोजिशन पे उत्तर प्रदेश है विथ 13। एशिया में हम रैंक बात करें इंडिया की, तो इंडिया 3rd पोजीशन पे आता है। फर्स्ट यूके है, फिर मैक्सिको सेकंड, 3rd है इंडिया। लार्जेस्ट साइट कौन सा है हमारे इंडिया में? तो लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबन डेल्टा विच इज़ इन वेस्ट बंगाल। साथ में स्मॉलेस्ट साइट कौन सा है? ये है रेणुका वेटलैंड विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश, राइट। हमने बात करी लार्जेस्ट साइट, राइट, तो इसका एरिया कितना है? ये है 4230 स्क्वायर किलोमीटर का। एंड स्मॉलेस्ट साइट है रेणुका वेटलैंड, इसका एरिया है सिर्फ और सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर का, इसलिए ये सबसे छोटा रामसर साइट है हमारे इंडिया का। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? तो करेंटली मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है ना, जो भी यहाँ पे रामसर साइट्स इकोलॉजिकल इंटरफेरेंस की वजह से चेंज हो रहे होते हैं, उन्हें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है फॉर सर्विलेंस, राइट। तो इसमें करेंटली जो है ना इंडिया से 2 ऐसे साइट्स हैं जिन्हें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड किया गया है। इसमें से सबसे पहला है लोकतक लेक मणिपुर एंड सेकेंड है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। तो ये दोनों मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में फिलहाल शामिल हैं। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओल्डेस्ट साइट कौन सा है?
ओल्डेस्ट रामसर साइट हमारे इंडिया से है चिलिका लेक विच इज़ इन ओडिशा एंड केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान। इन दोनों को 1981 में डेजिग्नेट किया गया था एज द रामसर साइट। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर एंड इन विच कंट्री वॉज द रामसर कन्वेंशन एंड इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अडॉप्टेड। तो अगर आपने कंप्लीट जो अभी हमने डिस्कस किया थ्योरी पोर्शन वो अच्छे से पढ़ा है ना, ये क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि पर एक अंतर सरकारी संधि है, इसे किस वर्ष और किस देश में अपनाई गई थी। तो इसे 1971 में जो है साइन किया गया था इन द ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर इसे साइन किया गया था। फिर ये ग्लोबली कब इफेक्टिव हुआ है 1975 से। इंडिया ने इसे कब ज्वाइन किया है, इंडिया ने इसे 1982 में ज्वाइन किया है। तो आपको ये तीनों ही ईयर अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द रामसर कन्वेंशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ। तो रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। तो वेटलैंड्स के वाइस यूज़ के लिए जो है यहाँ पे ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। In which of the following years did the Ramsar Convention come into force in India to promote the conservation and wise use of all wetlands through national action and international cooperation? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ है। तो रामसर सम्मेलन जो यहाँ पे इनडायरेक्टली आपसे इंडिया में कब लागू हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो इसे इंडिया में लागू किया गया इन द ईयर 1982। तो इंडिया ने इसे 1982 में ज्वाइन किया। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, राइट। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की या फिर नेक्स्ट कन्वेंशन की, दैट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन विच केम इन 1972, राइट। तो 1972 में आया था स्टॉकहोम कन्वेंशन। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपके लिए जो है ना ईयर वाइज सारे कॉन्फ्रेंस को लेकर आए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कब से ये स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले रामसर कन्वेंशन आया, इसके बाद आया स्टॉकहोम कन्वेंशन इन 1972। ऑफिशियली नोन एज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट। तो इसे हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्फ्रेंस रहा था फॉर द एनवायरमेंटल मूवमेंट। इसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ द एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप डबल स्टार करिएगा। मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, ये हम कहते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में को। और ये कब आया था, ये आया था इन द ईयर 1972। एज इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, 122 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट। तो इसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरनमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये पहला ऐसा मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जिसमें 122 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था, स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में से कंडक्ट किया गया था फ्रॉम जून 5 टू जून 16, 1972। नेक्स्ट थीम रहा था इसका ओनली वन अर्थ। और उस समय के प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के इंदिरा गांधी थे, तो उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इन्होंने एक फेमस स्लोगन भी दिया था यहाँ पर, पॉवर्टी इज़ द ग्रेटेस्ट पॉल्यूटर, राइट। की रिजल्ट्स क्या थे इस कॉन्फ्रेंस के, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम वॉज स्टैब्लिश्ड टू मॉनिटर द एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यूनेप की स्टैब्लिशमेंट जो है ना ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद ही हुई थी। इट वॉज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर ऑन जून 5, और जून 5 को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो ये कब डिसाइड हुआ था, इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया था कि जून 5 को हम एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। अ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कंप्राइजिंग 26 प्रिंसिपल्स वॉज अडॉप्टेड विच लिंक्ड अ हेल्दी एनवायरनमेंट टू ह्यूमन राइट्स। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित पर्यावरण के संबंध में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, ये जून 5, 1972 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वर फॉर्मुलेटेड एट द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड इन 1972। 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया, तो यहाँ पे 26 प्रिंसिपल्स जो हैं ये फॉर्मुलेट किए गए थे। इन विच ईयर वॉज द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट साइंड। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये 2001 में साइन किया गया। एट विच कॉन्फ्रेंस वॉज द ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अनाउंस्ड। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो हम 5 जून को मनाते हैं, इसको मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी।
राइट आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। व्हाट वाज द मेन स्लोगन ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस? स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य नारा जो था यहाँ पर ये था ओनली वन अर्थ। In light of Stockholm Conference, in which year did the Government of India constitute the National Committee on Environmental Planning and Coordination? स्टॉकहोम सम्मेलन के मद्देनज़र भारत सरकार ने किस वर्ष में पर्यावरण योजना और समन्वय पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया था? तो ये 1972 में फॉर्म किया गया। व्हाट वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस? वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्टॉकहोम सम्मेलन का आधिकारिक नाम जो था ना, ये था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस? तो यहाँ पे यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का स्टैब्लिशमेंट किया गया। देखिए बात आई है यूनेप की, तो इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसे स्टैब्लिश किया गया 5 जून 1972 को। तो अभी यहाँ पे 54 ईयर्स जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनेप। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन नायरोबी, केन्या। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम है इंगर एंडरसन और ये वर्क करता है अंडर द यूनाइटेड नेशंस। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है रिलेटेड टू यूनेप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हु पार्टिसिपेटेड इन एंड एड्रेस द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? भारत की ओर से स्टॉकहोम सम्मेलन में किसने भाग लिया और संबोधित किया? तो इंडिया से थे वहाँ प्रेजेंट इंदिरा गांधी, उस समय वो प्राइम मिनिस्टर थे। पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ पोल्यूशन, हु मेड दिस फेमस स्टेटमेंट इन स्टॉकहोम? गरीबी प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, यह प्रसिद्ध कथन स्टॉकहोम में किसने दिया था? ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। राइट, तो ये हो गया कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। आगे बढ़ेंगे और चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कन्वेंशन की, दैट इज साइट्स कन्वेंशन। तो फ्रेंड्स आगे वीडियो को हम कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑलराइट, चलिए बात कर लेते हैं साइट्स कन्वेंशन की। द साइट्स कन्वेंशन, जिसे हम वॉशिंगटन कन्वेंशन के भी नाम से जानते हैं, इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल अग्रीमेंट फॉर प्रिवेंटिंग इलीगल इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स। तो वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स में जो इलीगल इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए साइट्स कन्वेंशन को फॉर्म किया गया था। इसे हम वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं और करेंटली साइट्स कन्वेंशन में 185 कंट्रीज़ जो हैं शामिल हैं। इसका फुल नेम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो नाम ही में आपको यहाँ पे समझ में आ जा रहा है कि ये इलीगल इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। इसे साइन किया गया था वॉशिंगटन डीसी में इन द ईयर 1973, इसीलिए वॉशिंगटन कन्वेंशन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, एंट्री इनटू फोर्स, तो ये लागू हुआ है जुलाई 1, 1975 से। 1973 में ये साइन किया गया, लागू 1975 से हुआ है। सेक्रेटेरिएट इसका लोकेटेड है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में और इसे एडमिनिस्टर किया गया है बाय यूनेप। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ साइट्स इन 1976। तो इंडिया क्या इसका यहाँ पे हिस्सा है? तो यस, इंडिया भी साइट्स कन्वेंशन में शामिल है। इन इंडिया साइट्स रेगुलेशंस आर स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड थ्रू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इससे ही ये साइट्स रेगुलेशन इंडिया में एनफोर्स्ड है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे साइट्स कन्वेंशन के? तो टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, टू कर्ब द पोचिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ पार्ट्स, टू प्रिवेंट द अनरेगुलेटेड ट्रेड ऑफ प्लांट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स। तो इलीगल जो भी वाइल्ड लाइफ ट्रेड होती है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ पार्ट्स जैसे कि आइवरी है, हाइड्स है, हॉर्न्स है, इनका इलीगल ट्रेड किया जाता है, इसे रोकना। फिर साथ में इलीगल ट्रेड ऑफ प्लांट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स, इसे भी रोकना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, द इंटरनेशनल ट्रीटी साइट्स इज रिलेटेड टू। साइट्स अंतर्राष्ट्रीय संधि किससे संबंधित है? तो ये रिलेटेड है टू कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया become a signatory to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora? भारत किस वर्ष वन्य जीवों और वनस्पतियों के संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बना है? तो इंडिया ने इसे साइन किया था इन द ईयर 1976।
विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन लुप्तप्राय प्रजातियों के अवैध व्यापार के नियंत्रण से संबंधित है? यह है साइट्स कन्वेंशन, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साइट्स कन्वेंशन? अभी मैंने आपको जस्ट बताया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बाय व्हाट अदर नेम इज द साइट्स कन्वेंशन नोन? तो साइट्स कन्वेंशन को कौन से और नए नाम से जाना जाता है? तो क्योंकि इसे वॉशिंगटन में साइन किया गया था, इसे हम वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। इन विच ईयर वॉज द साइट्स कन्वेंशन साइंड एंड व्हेन डिड इट कम इनटू इफेक्ट? साइट्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे और यह प्रभावी कब से हुआ? इसे साइन किया गया था इन द ईयर 1973 एंड लागू हुआ है 1975 से। इंडिया ने साइन किया है इसे 1976 में। तीनों ईयर आपको याद रखना है और सेम हर एक कन्वेंशन में आपको याद रखना है साइन कब किया गया, लागू कब हुआ और इंडिया ने कब इसे साइन किया। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ साइट्स लोकेटेड? तो साइट्स का सचिवालय जो है ना, ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम ब्रंटलैंड रिपोर्ट के बारे में, जो कि आई थी इन द ईयर 1987। द ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसे हम आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जानते हैं, इज अ लैंडमार्क डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इट वॉज रिलीज इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। WCED ने इसे रिलीज किया था इन द ईयर 1987। द कमीशन वॉज चेयर्ड बाय नॉर्वेज देन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। इट इज़ नेम्ड द ब्रंटलैंड रिपोर्ट आफ्टर हर। तो देखिए, इसको चेयर किया गया था उस समय के नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड की वजह से, इसीलिए इसका जो नाम है ना ब्रंटलैंड रिपोर्ट रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बताया गया था इसके बारे में देख लीजिए। दिस रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइंड एंड पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट अ ग्लोबल लेवल। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट से ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये पॉपुलराइज हुआ था। अब बात करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। आपने सुना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, SDG गोल्स, राइट? तो वो होते क्या हैं, है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन इन सच अ वे दैट इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो हम प्रेजेंट जनरेशन है वो किस तरीके से हमारे रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो उनकी ओन नीड्स को मीट होने के लिए, राइट? तो यानी कि इक्वल यूज़ करना ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट? चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ ब्रंटलैंड रिपोर्ट? तो क्वेश्चंस हम देखते हैं। ब्रंटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? ये रहा आवर कॉमन फ्यूचर। The famous Brundtland report, also known as Our Common Future, is the result of which commission? तो ये था World Commission on Environment and Development. Which key concept did the Brundtland report, Our Common Future, formally introduce, defined as meeting present needs without compromising the ability of future generation to meet their own needs? Just अभी डिस्कस किया हमने। ब्रंटलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य ने औपचारिक रूप से किस प्रमुख अवधारणा को पेश किया जिसे भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए के रूप में परिभाषित किया गया। तो यहाँ से ये जो कंप्लीट इसका डेफिनेशन दिया गया ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स पॉपुलराइज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये था ब्रंटलैंड रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वियना कन्वेंशन के बारे में, जो कि आया था इन द ईयर 1985 में। The 1985 Vienna Convention is a landmark multilateral environment agreement primarily aimed at the protection of ozone layer. This treaty establishes a framework for scientific research and exchange of information and monitoring among nations to safeguard the ozone layer. तो बेसिकली जो वियना कन्वेंशन था ये प्राइमरीली एम कर रहा था एट ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी डिफरेंट कन्वेंशंस आए हैं इनका सेपरेट अलग अलग सबका फोकस था। जैसे कि आपने देखा ब्रंटलैंड रिपोर्ट, वहाँ पे बात करी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, राइट? इसी तरीके से हमने बात करी रामसर कन्वेंशन की, जो कि बात कर रहा था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, राइट? तो हर एक कन्वेंशन का एक डिफरेंट एम है। उसी तरीके से वियना कन्वेंशन बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर का। तो इसने एक ट्रीटी स्टैब्लिश करी जो कि एक फ्रेमवर्क था ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ताकि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसे अडॉप्ट किया गया था मार्च 22, 1985 को इन वियना, ऑस्ट्रिया, और ये अग्रीमेंट लागू हुआ था सितंबर 22, 1988 से।
ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट ह्यूमन एक्टिविटीज दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर एंड टू प्रोटेक्ट बोथ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, द वियना कन्वेंशन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द प्रोटेक्शन ऑफ। तो वियना कन्वेंशन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर को। इन विच ईयर वॉज द वियना कन्वेंशन अडॉप्टेड? वियना कन्वेंशन को किस वर्ष अपनाया गया? इसे अपनाया गया था 1985 में, और ये लागू कब से हुआ था? 1988 से। अगला क्वेश्चन, ऑन व्हाट डेट डिड द वियना कन्वेंशन एंटर इनटू फोर्स? वियना कन्वेंशन किस तारीख को लागू हुआ था? तो ये सितंबर 22 1988 से लागू हुआ है। अब चलिए बात कर लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, राइट। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड एट फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सब्सटेंसेस that deplete the ozone layer. It is considered the most successful treaty in the field of environmental protection to date. It is only global treaty that has been adopted by all 198 countries in the world. काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ना, ये एम कर रहा था, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एम कर रहा था कि जो भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेज हैं उन्हें हटाया जाए, फेज आउट किया जाए, राइट। उसके प्रोडक्शन को भी हटाया जाए एंड कंजम्पशन को भी हटाया जाए, राइट। तो ये मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है कंप्लीट एनवायरमेंटल कन्वेंशंस में, क्योंकि इसे 198 कंट्री, टोटल जितने भी कंट्रीज हैं उनके द्वारा साइन किया गया है। तो इसे सितंबर 16 1987 को साइन किया गया था, और इसीलिए हर साल हम सितंबर 16 को मनाते हैं एज वर्ल्ड ओजोन डे। इफेक्टिव हुआ है जनवरी 1989 से। इंडिया बिकेम अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल इन 1992, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इसका मेंबर बना। ऑब्जेक्टिव to protect the ozone layer so that sun's harmful UV rays do not reach the earth. और इसका रिजल्ट क्या रहा? Scientists believe that due to this treaty, the ozone hole is now gradually closing and could fully recover by 2060. तो इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाने से जो है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा कि ओजोन होल जो है ये धीरे धीरे क्लोज हो रहा है और ये फुली रिकवर हो जाएगा बाई 2060। अब बात करें कि ओजोन लेयर क्या है, राइट। तो ओजोन लेयर जो है ना, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ओजोन जिसे हम O3 गैस कहते हैं, ये कहाँ पर होता है? अर्थ का जो डिफरेंट लेयर्स है उसमें से स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में होता है ओजोन लेयर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। इट प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन अर्थ बाय अब्जॉर्बिंग द सन्स हार्मफुल UV रेज। तो मान लीजिए ये अर्थ है एंड ये है सन, ठीक है। तो क्योंकि इसमें यहाँ डिफरेंट लेयर्स होते हैं, राइट, तो इसमें आता है एक स्ट्रेटोस्फियर लेयर, राइट। तो ये स्ट्रेटोस्फियर लेयर में जो है ना आता है ओजोन, इसमें होता है ओजोन जो कि O3 है इसका केमिकल फॉर्मूला। तो O3 क्या करता है? जो भी सन से ये हार्मफुल UV रेज आते हैं ना, इससे ये इसे बाउंस बैक कराता है या फिर अब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो इसीलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए जो है यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया। क्वेश्चंस देख लीजिए। व्हाट इज़ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यहाँ पे रिडक्शन इन CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन लेयर, फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो ये सभी इसके एम है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इन विच ईयर वॉज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था 1987 में। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर्मुलेटेड इन रिस्पॉन्स टू कंसर्न्स रिगार्डिंग द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इट इज़ एन आउटकम ऑफ एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दैट वॉज हेल्ड इन। तो ये हुआ था कॉन्फ्रेंस कहाँ पर? वियना में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी आप डबल स्टार ज़रूर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स वॉज रिसेंटली मेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? यह है किगाली अमेंडमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स रिप्लेस्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फॉलोइंग देयर फेज आउट अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन को समाप्त करने के बाद निम्नलिखित में से किस रसायन ने इसका स्थान लिया है? तो यहाँ पर आ गया है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इन विच ईयर डिड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कम इनटू फोर्स? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ है 1989 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एस्टैब्लिश्ड इन 1987? इनमें से कौन सा 1987 में ओजोन परत की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज दैट हैज बीन रेटिफाइड बाय ऑल UN मेंबर स्टेट्स। यह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार ज़रूर करें।
तो ये हो गए फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं और चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट कन्वेंशन की, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। The Convention on Biological Diversity 1992 is a landmark international agreement in the field of environmental conservation. It was one of the key treaties signed during the 1992 Rio Earth Summit. Convention on Biological Diversity, इसे हम CBD कहेंगे, 1992 में आया था। इसे साइन किया गया था रियो अर्थ समिट में, जो कि 1992 में हुआ था। India became a party to this convention on Feb 18, 1994. To fulfill the objectives of the very convention, the Government of India enacted the Biological Diversity Act 2002. तो इसको फुलफिल करने के लिए इंडिया के द्वारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लाया गया था 2002 में। साइन किया गया इसे जून 5, 1992 को रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में। लागू हुआ है दिसंबर 29, 1993 से। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी कंप्लायंस विथ विच इज़ लीगली बाइंडिंग अपॉन मेंबर कंट्रीज। इसका जो सेक्रेटेरिएट है ये है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। द 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ट्रीटी, तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीशीज़ हैं, इकोसिस्टम है अर्थ में, इन्हें प्रोटेक्ट करना इसका मेन एम है। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज यहाँ पे प्रेजेंट है उसका सस्टेनेबल यूज़ हो और फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो अवेलेबल हो, ये इसका मेन एम है। साथ में फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, इंश्योरिंग द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग अमंग नेशंस ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। यहाँ पे हम काफ़ी बार डिस्कस कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ encompassing various species of animals, plants, microorganisms, as well as their genes and ecosystem. It is essential for ecological balance, food, medicine and climate regulation. तो बायोडाइवर्सिटी, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ अर्थ में प्रेजेंट हैं, एनिमल्स प्रेजेंट हैं, प्लांट्स प्रेजेंट हैं, इन्हें हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, राइट। क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ पार्टी ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? भारत जैव विविधता अधिसमय का पक्षकार कब बना है? 1994 में। द हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो इन 1992 इज ऑल्सो नोन एज। 1992 में रियो डे जेनेरियो में आयोजित जैविक विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन को डैश के रूप में भी जाना जाता है, ये है अर्थ समिट। व्हेन इज वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? विश्व जैव विविधता दिवस हर साल मनाया जाता है मई 22 को। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइंड? जैव विविधता पर सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? इसे अर्थ समिट, जो कि रियो डे जेनेरियो में हुआ था, वहाँ पर साइन किया गया था इन द ईयर 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इन विच ईयर वॉज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास्ड? तो जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये पारित किया गया है 2002 में। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीबीडी। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे हमने काफ़ी बार अर्थ समिट की बात की, तो चलिए ब्रीफ में अर्थ समिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, काफ़ी लोग की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इनका PDF आपको चाहिए। तो ये जो PDF है ना, ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर से जाके आप ऐप को इंस्टॉल कर लें और जैसे ही आप इंस्टॉल करके लॉगिन करते हैं, यहाँ पे पेज ओपन होगा जहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर पे मेंशन है आपके लिए यूट्यूब वीडियो नोट्स, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जितने भी यूट्यूब रिलेटेड वीडियोज़ हैं इनके PDF मिल जाएंगे, और इन PDFs के साथ साथ आपको 2025 का मंथली करंट अफेयर्स का जो ई-बुक्स है, हर डिफरेंट मंथ वाइज PDF है, ये आपको मिल जाएगा और इनसे आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आपको काफ़ी सारा टाइम भी जो है सेव होने वाला है। ओके, तो ज़रूर डाउनलोड करें रवि स्टडी ऐप और यहाँ से आप इन PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अर्थ समिट के बारे में। अर्थ समिट 1992। द अर्थ समिट, ऑफिशियली नोन एज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, is considered the largest and most significant global gathering in the history of environmental conservation, right? तो ये one of the largest और most important या significant global gathering था in the history of environment। इसे जून 3 से जून 14 तक 1992 में रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें 172 कंट्रीज से डिफरेंट पार्टिसिपेट्स थे। ऑब्जेक्टिव, टू फॉर्मुलेट अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट दैट इनेबल्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस विदाउट कॉजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट।
तो इसका मेन एम ये था कि एक ये फ्रेमवर्क को तैयार करें ताकि डेवलपमेंट हो, जिससे जो भी यहाँ पे एनवायरनमेंट है उससे कोई यहाँ पे हार्म ना हो, राइट। तो अर्थ समिट के मेजर जो यहाँ पे कब कब हुए थे इसको देख लीजिए। तो पहला अर्थ समिट 1992 में हुआ था, जून 3 से 14 तक, रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में, जिसे हम रियो समिट या फिर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। सेकेंड अर्थ समिट 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, इसे हम वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। फिर आया थर्ड अर्थ समिट इन द ईयर 2012, जो कि अगेन रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, और इसे हम रियो +20 कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 मेजर अर्थ समिट है जो ऑर्गेनाइज किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1992 इज द राइट आंसर। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड? पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रियो डे जेनेरियो इज द राइट आंसर। What does the 21 refer to in Agenda 21 of the 1992 Earth Summit? तो Agenda 21 का मतलब है 21st century. Where was the first, second and third Earth Summit held in 1992, 2002 and 2012 respectively? 1992, 2002 और 2012 में क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो तीनों के आपको वेन्यूज़ बताने हैं। तो वेरी इजी, पहला और थर्ड तो रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, और जो सेकेंड वाला अर्थ समिट था ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अर्थ समिट? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है? यह है रियो डिक्लेरेशन। इन विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड वॉज द अर्थ समिट 2002 हेल्ड? विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? तो ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया। Where was the 1992 United Nations Conference on Environment and Development held? ये हुआ था रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में। In which city was Agenda 21, a list of developmental practices introduced at the Earth Summit? Rio is the right answer. Next, in which year was the first Earth Summit held in Rio de Janeiro? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष में रियो डे जेनेरियो में आयोजित किया गया था? 1992 is the right answer. तो ये हो गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम अर्थ समिट। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अग्रीमेंट डिजाइन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, मेकिंग इट लीगली बाइंडिंग फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस देयर एमिशंस। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर द UNFCCC। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, और ये पहला ऐसा इंटरनेशनल अग्रीमेंट था जो कि आया था फॉर एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज उस समय से हो रहा था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया, और इसने कंपलसरी बता दिया फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़, जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपने एमिशंस को, इंडस्ट्रियल एमिशंस को रिड्यूस करेंगी, ये इसने बताया। ये एक लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल था, और ये ट्रीटी जो है ना आता है अंडर द UNFCCC, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। It was adopted in Kyoto, Japan on December 11, 1997, but came into force on Feb 16, 2005. तो 1997 में इसे अडॉप्ट किया गया था क्योटो जापान में, लागू हुआ है Feb 16, 2005 से। इंडिया ने इस प्रोटोकॉल को साइन किया था 2002 अगस्त में। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन टू द एटमोसफियर इन ऑर्डर टू मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है ना इसको कंट्रोल करना, ये इसका मेन एम था। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स। Its primary objective was to reduce concentration of greenhouse gases in the atmosphere in order to prevent global warming. Target: it was established that developed country would reduce their emissions by an average of 5.2% compared to 1990 level. तो इसमें टारगेट दिया गया था कि जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपने एमिशंस को 5.2% तक कम करेंगी। की गैसेस तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स। तो ये जो हैं की गैसेस थे जो यहाँ पे बताए गए थे। क्वेश्चंस देख लीजिए। द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये था फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। इन विच ईयर डिड इंडिया साइन एंड रेटिफाई द क्योटो प्रोटोकॉल? भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? 2002 में।
द क्योटो प्रोटोकॉल विच इज़ एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट इज रिलेटेड टू वॉट? तो ये रिलेटेड है टू UNFCCC. इन विच ईयर वॉज द क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग अडॉप्टेड? वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित क्योटो संधि को किस वर्ष में अंगीकार किया गया? 1997 इज द राइट आंसर. इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल हेल्ड? क्योटो प्रोटोकॉल की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि पहली बैठक किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी जापान में. अगला क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ट्रीटी अमंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस सेट मैंडेटरी लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस? औद्योगिक राष्ट्रों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अनिवार्य सीमा निर्धारित करती है? यह है क्योटो प्रोटोकॉल. तो ये हो गए फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल. आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज कार्टेजेना प्रोटोकॉल. तो इट इज़ एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट फोकसेस ऑन बायोसेफ्टी. तो ये जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल था 2000 में आया था, ये बात करता है बायोसेफ्टी की, राइट. इट प्राइमरली कंसर्न्स लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. तो इसको अडॉप्ट किया गया था Jan 29, 2000 को. लागू हुआ है September 11, 2003 से. और इंडिया जो है ना इसका हिस्सा है, इसने 2003 जनवरी में से साइन किया था, इसमें शामिल हुआ था. अब कार्टेजेना प्रोटोकॉल के मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस देख लीजिए. तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर द सेफ ट्रांसफर एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स दैट में पोज अ रिस्क ऑफ टू बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हेल्थ. तो LMOs यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका सेफ ट्रांसफ़र हो, सेफ हैंडलिंग हो, ताकि वो बायोडाइवर्सिटी को या ह्यूमन हेल्थ को कोई रिस्क ना पहुंचाएं. ये इसका मेन एम था. इट इज़ अ सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो अभी हमने CBD की बात की थी, तो उसी में ये एक सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट है. ओके, क्वेश्चंस देख लीजिए. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कार्टेजेना प्रोटोकॉल रिलेटेड टू? कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बायोसेफ्टी अग्रीमेंट. Which international agreement relates to the safe handling, transport and use of living modified organism? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जीवित संशोधित जाव के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग से संबंधित है? तो ये है कार्टेजेना प्रोटोकॉल. ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जेनेवा प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि आया था 1925 में. द जेनेवा प्रोटोकॉल इज प्राइमरली एन इंटरनेशनल ट्रीटी प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स ड्यूरिंग वारफेयर. तो जेनेवा प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी था जो बात कर रहा था फॉर प्रोहिबिटिंग यानी कि रोकने का यूज़ ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स. कब? जब वॉर्स होते हैं तब. इसे साइन किया गया था June 17, 1925 को जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में. लागू हुआ है ये Feb 8, 1928 को. इंडिया इसका मेंबर है. मेन ऑब्जेक्टिव्स, टू prohibit the use of chemical weapons in warfare, to prohibit the use of biological weapons in warfare. This protocol prohibits the use of these weapons but did not prevent their production, stockpiling और transfer. तो इसने यहाँ पे बता दिया इस प्रोटोकॉल ने कि वार में ये जो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन है उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि इससे जो है प्रोडक्शन को रोका जाए, स्टॉक पाइलिंग या ट्रांसफ़र को रोका जाए. तो इसका वन ऑफ द शॉर्ट कमिंग था ये. डिटेल में चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में. दिस प्रोटोकॉल prohibits the use of weapons but did not prevent their production, stockpiling or transfer. Therefore, two more treaties were subsequently introduced to make the framework more comprehensive. तो क्योंकि इसका ये डिसएडवांटेज था, इसके बाद दो और जो फ्रेमवर्क है इसे लाया गया था टू मॉडिफाई इट. तो पहला आया बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972. दिस कम्प्लीटली प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स. तो बायोलॉजिकल वेपन्स को प्रोड्यूस करना और स्टॉक पाइलिंग करना उसे रोकता है ये BWC. केमिकल वेपन कन्वेंशन ये 1993 में आया था और ये प्रोहिबिट करता है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ केमिकल वेपन्स एंड मैंडेट्स देयर डिस्ट्रक्शन. तो आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं क्लियर है. क्वेश्चंस देख लीजिए. पहला क्वेश्चन, द जेनेवा प्रोटोकॉल एम्फसाइजेस द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन वारफेयर. जेनेवा प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस चीज़ का युद्ध में उपयोग ना करने पर जोर देता है? द यूज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स. Recently, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar warned of the growing threat of bioterrorism at the conference held to mark the 50th anniversary of Biological Weapon Convention. The BWC is based on which of the following international protocol? So, BWC is related to Geneva Protocol. In which year was the Geneva Protocol signed? Geneva Protocol पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसे 1925 में साइन किया गया है.
इन विच ईयर डिड द 1925 जेनेवा प्रोटोकॉल एंटर इनटू फोर्स? तो 1925 का जेनेवा प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ? करेक्ट आंसर इज 1928। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मार्पोल कॉन्फ्रेंस के बारे में। द मार्पोल कॉन्वेंशन is the most significant global agreement for the protection of the marine environment. It was adopted by the International Maritime Organization in 1973. तो मराइन एनवायरनमेंट यानी कि जो सी होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मार्पोल कन्वेंशन लाया गया था और इसे इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया इन द ईयर 1973। इसका फुल नेम था इस कॉन्फ्रेंस का इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। इसे अडॉप्ट किया गया नवंबर 2, 1973 को। इसके बाद इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए, जिसके टैंकर एक्सीडेंट हुआ था 1978 में उस वजह से, और इसके बाद हम मार्पोल 73-78 के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ये कम्प्लीटली लागू हुआ है अक्टूबर 2, 1983 से। इंडिया भी इसका एक सिग्नेटरी मेंबर स्टेट है। क्वेश्चन देखिए, मार्पोल इन विच ईयर वाज द कन्वेंशन अडॉप्टेड? तो मार्पोल कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था इन द ईयर 1973। By whom is the Marpol 73-78 primarily administered? मार्पोल 73/78 मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रशासित किया गया? By International Maritime Organization. By which acronym is the currently applicable Marpol protocol known? तो इसे अब जाना जाता है एज मार्पोल 73/78। राइट, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बेजल कन्वेंशन 1989 के बारे में। The Basel Convention is an international treaty whose primary objective is to regulate the transboundary movement of hazardous waste and to protect the environment. It was specifically designed to prevent the dumping of toxic waste from developed country into developing country. तो जो बेजल कन्वेंशन है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो बात करता है बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट के बारे में। राइट, इसे ये रेगुलेट करता है। तो इसे बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है वो अपने टॉक्सिक वेस्ट को डेवलपिंग कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र कर रहे थे। राइट, तो इसे साइन किया गया मार्च 22, 1989 में बेजल स्विट्ज़रलैंड में, इसीलिए इसका नाम बेजल कन्वेंशन है। लागू हुआ है May 5, 1992 से। इंडिया भी इसका मेंबर है सिंस 1992। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। द कन्वेंशन डज नॉट अप्लाई टू रेडियो एक्टिव वेस्ट एज इट इज़ गवर्नड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसमें टॉक्सिक वेस्ट की तो बात की गई है, बट इसके अंदर रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं आता है क्योंकि वो मैनेज किया जाता है बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ओके, क्वेश्चन देख लीजिए, इन विच ईयर वाज द बेजल कन्वेंशन अडॉप्टेड? तो बेजल कन्वेंशन को 1989 में अडॉप्ट किया गया। व्हाट इज़ द बेजल कन्वेंशन प्राइमरली कंसर्न विथ? राइट आंसर, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। व्हेन डिड द बेजल कन्वेंशन कम इनटू फोर्स? 1992। वेयर इज़ द सेक्रेटेरिएट ऑफ बेजल कन्वेंशन लोकेटेड? यह है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे कन्वेंशन की, दैट इज़ रोटरडैम कन्वेंशन। द रोटरडैम कन्वेंशन 1998 is an international treaty concerning the trade of hazardous chemicals and pesticides. Its primary objective is to facilitate information sharing regarding the import and export of chemical among nations and to ensure the protection of human health and environment. तो ये बात करता है जो भी यहाँ पे hazardous chemical या pesticides को import export किया जाता है उसके बारे में एक दूसरे को अवेयर कराना और प्रोटेक्ट करना ह्यूमन वेल्थ एंड एनवायरनमेंट को। ये रोटरडैम कन्वेंशन का मेन एम है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर दिस। इसे साइन किया गया था रोटरडैम में ऑन September 10, 1998। लागू हुआ है Feb 24, 2004 को। इट इज़ जॉइंटली एडमिनिस्टर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया भी इसका मेंबर है फ्रॉम May 24, 2005। क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज़ रोटरडैम कन्वेंशन रिलेटेड टू? Limiting the use of toxic chemicals. The Basel Convention, Rotterdam Convention and Stockholm Convention are related to which of the following? Important question देखिए, 3 कन्वेंशन को मिला के आपसे पूछा जा रहा है इनका मेन एम क्या है। तो ये तीनों ही रिलेटेड है टू मैनेजमेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कन्वेंशन वॉज डिजाइन टू रेगुलेट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल? निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक सम्मेलन खतरनाक रसायनों के आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए बनाया गया है? यह है रोटरडैम कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द 2025 कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द बेजल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन? जेनेवा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे लास्ट कन्वेंशन की, दैट इज मीनामाटा कन्वेंशन, जो आया है इन द ईयर 2013।
The Minamata Convention is a major international treaty aimed at protecting human health and the environment from the harmful effects of mercury. तो मर्क्यूरी के हार्मफुल इफेक्ट से ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मीनामाटा कन्वेंशन आया टू कंट्रोल एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस एंड रिलीज ऑफ मर्क्यूरी. ओरिजिन ऑफ नेम, नाम कहाँ से आया मीनामाटा देखिए. इट इज़ नेम्ड आफ्टर द सिटी मीनामाटा जापान वेयर द डिवास्टेटिंग मीनामाटा डिजीज आउटब्रेक कॉज्ड बाय मर्क्यूरी पोल्यूशंस ऑकर्ड इन 1950. तो 1950s में जो है ना ये मीनामाटा डिसीज़ आया था जापान के मीनामाटा शहर में ड्यू टू मर्क्यूरी पोल्यूशन और इसीलिए इसका नाम मीनामाटा रखा गया है. इसे अडॉप्ट किया गया था जेनेवा में 2013 में और इसको साइन किया गया था जापान में इन अक्टूबर 2013. लागू हुआ है ये अगस्त 16, 2017 से. इंडिया भी इसका मेंबर है फ्रॉम 2014. इंडिया ने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया है इन 2018 और इससे जो है ये फुल मेंबर बन गया है. क्वेश्चन देख लीजिए. द मीनामाटा कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन जापान इन 2013 टू एड्रेस द एमिशन ऑफ विच हैवी मेटल. किस भारी धातु के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए 2013 में जापान में मीनामाटा अभिसमय आयोजित किया गया? मर्क्यूरी. इन विच ईयर वॉज द मीनामाटा कन्वेंशन हेल्ड? मीनामाटा सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? 2013. एन इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड फेज आउट द यूज ऑफ मर्क्यूरी वॉज साइंड इन डैश इन 2013. तो राइट आंसर मीनामाटा जापान. द मीनामाटा ट्रेजेडी वॉज कॉज्ड बाई कंज्यूमिंग फिश फ्रॉम मीनामाटा बे दैट वर कंटामिनेटेड विथ. तो मीनामाता त्रासदी मीनामाता खाड़ी में पलने वाले मछलियों को खाने के कारण हुई थी जो किससे दूषित थी? तो वो पोल्यूटेड थी कंटामिनेटेड थी विथ मिथाइल मर्क्यूरी. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वॉज मीनामाटा डिसीज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड? तो मीनामाटा डिसीज जो है पहली बार जापान में देखा गया था. नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, मीनामाटा डिसीज इज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश दैट कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ. तो जिसमें हाई लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी होती है उससे होता है मीनामाटा डिसीज. तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. आई होप आपको हर एक यहाँ पे कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल समझ में आ गया है और उससे रिलेटेड जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए वो क्लियर हैं. अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके. पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर एंड इन विच कंट्री वॉज द रामसर कन्वेंशन एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अडॉप्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन स्लोगन ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. एंड आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स पॉपुलराइज द टर्म सस्टेनेबल यूज. सतत विकास शब्द को निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने अधिक लोकप्रिय बनाया. तो इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके. ऑलराइट. तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर. यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है. इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स. तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी. और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर. राइट. मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है. तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है. देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको. 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं. राइट. तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं. एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999. ठीक है. देन बात करें PDFs की. काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए. तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी. इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं. ऑलराइट. तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी. करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है. ऑलराइट. तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे. मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.